हरियाली परी की जादुई मेहंदी। विक्रमपुर गांव में सुहानी नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। वैसे तो सुहानी में कोई कमी नहीं थी, वो दिखने में भी बहुत सुंदर थी। बस उसमें एक ही कमी थी और वो कमी ये थी, जब भी वो अपने हाथों में मेहंदी लगाती तो उसके हाथों में मेहंदी बिल्कुल भी नहीं रचती थी। इस वजह से उसके साथ की सारी सहेलियां उसका बहुत मजाक उड़ाती थी और उस पर हंसती थी। सावन का महीना चल रहा था। सावन के महीने में सारी लड़कियां अपने हाथों पर मेहंदी लगाती है। उन्हें देखकर सुहानी का भी बड़ा मन करता था अपने हाथों पर मेहंदी लगाने का, तो वो भी बाजार से मेहंदी खरीदकर अपने हाथों पर लगा लेती है। पूरी रात मेहंदी लगाकर रखने पर भी उसके हाथों पर मेहंदी नहीं रचती है। ये देखकर उसके साथ की सहेली सुहानी पर खूब हंसती है। अरे सुहानी, दिखा तो जरा तेरी मेहंदी कैसी रची है। वो मैंने ज्यादा देर लगाकर नहीं रखी ना, इसलिए उतना रंग नहीं आया। अच्छा जी, मैंने तो बस अपने हाथों पर 5 मिनट ही मेहंदी लगाई थी, पर फिर भी देख कितना अच्छा और गाढ़ा रंग चढ़ा है। हाँ शीतल, मैंने भी बस मेहंदी लगाकर आधा घंटा ही रखा था, फिर भी देख मेरी मेहंदी भी कितनी अच्छी रची है। सुहानी मेहंदी लगाकर पूरे 1 दिन भी रखे तब भी इसके हाथों पर रंग नहीं चढ़ने वाला। सही कह रही हो तारा, मैं तो सोच रही हूँ जब इसकी शादी होगी तब ये अपनी शादी में मेहंदी कैसे लगाएगी। अगर इसके हाथों में रंग नहीं चढ़ा तो लोग क्या सोचेंगे। इसके ससुराल वाले तो इसको खूब ताने देंगे कि दुल्हन बिना मेहंदी के ही तैयार हो गई है। शादियों में मेहंदी लगाना शुभ माना जाता है और दुल्हन का जितना गाढ़ा रंग चढ़ता है उतना अच्छा माना जाता है। खैर कोई बात नहीं। अपनी सहेलियों की ऐसी बातें सुनकर सुहानी अक्सर दुखी हो जाया करती थी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और कुछ समय बाद सुहानी की शादी फिक्स हो जाती है। सब लोग बहुत खुश थे, परंतु सुहानी थोड़ी उदास थी। वो इसलिए क्योंकि उसको पता था कि उसके हाथों में मेहंदी नहीं रचने वाली। ये सोच सोच कर सुहानी परेशान हुई जा रही थी। अपनी बेटी को इस तरह परेशान देखकर उसकी माँ रितु पूछती है, क्या हुआ बेटी, तू इस तरह उदास क्यों हो रही है? कुछ दिनों बाद तेरी शादी है, तुझे तो खुश होना चाहिए। ऐसे हंसते हुए चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती। माँ, आपको तो पता ही है कि मेरे हाथों पर मेहंदी नहीं रचती। अगर शादी वाले दिन भी मेरी मेहंदी नहीं रची तो मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे। इतना बोलकर सुहानी उदास होकर बगीचे में चली जाती है और बगीचे में जाकर उदास बैठ जाती है। तभी उसे कहीं से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे देखना चाहिए। सुहानी आवाज का पीछा करते हुए बगीचे के थोड़े ही बगल वाले जंगल में चली जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि एक परी पेड़ से रस्सियों से बंधी हुई है और मदद की गुहार लगा रही है। ये देखकर सुहानी जल्दी से उसके पास जाती है और कहती है, अरे, आपको इस तरह पेड़ से कौन बांध कर रखा है? ये सब बताने का अभी समय नहीं है। तुम जल्दी से मेरी रस्सियों को खोलो। वो जादूगरनी आती ही होगी। वो आए इससे पहले तुम मुझे यहाँ से जल्दी से आजाद करो। हाँ, मैं खोलती हूँ। सुहानी जल्दी से परी को रस्सियों से खोलती है। अरे, आप बताओ तो सही, आपको यहाँ पर बांधकर कौन रखा है और क्यों रखा है, और आप कौन हो? मैं असल में हरियाली परी हूँ। अगर आप परी हैं, तो आपके पास तो कई शक्तियाँ भी होंगी, तो आप अपनी मदद खुद भी तो कर सकती हैं। ये लोगों की गलतफहमी होती है कि परी के अंदर बहुत शक्तियाँ होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। शक्तियाँ बस परी की छड़ी में होती है और मेरी छड़ी उस दुष्ट जादूगरनी की गुफा में है। क्या तुम वहाँ से मेरी छड़ी लाने में मदद कर सकती हो? क्योंकि मैं वहाँ खुद नहीं जा सकती, इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ। क्यों परी, आप वहाँ खुद क्यों नहीं जा सकती? वो इसलिए क्योंकि परी ने अपनी जादुई गुफा को अपने मंत्रों से बांध रखा है। अगर मैं गुफा में जाने की कोशिश करूँगी तो मैं जल जाऊंगी। अच्छा ठीक है परी, मैं जाती हूँ। तो जल्दी करो सुहानी, वो दुष्ट जादूगरनी किसी भी वक्त आती ही होगी और अगर उसने हमें यहाँ देख लिया तो वो हम दोनों को मार डालेगी। जादूगरनी के आने से पहले अगर तुम मेरी छड़ी लाकर मुझे दे देती हो तो मैं अपनी छड़ी से जादूगरनी को खत्म कर सकती हूँ। जल्दी करो सुहानी,
तुम जल्दी से उसकी गुफा में जाओ। परी की बात सुनकर सुहानी जल्दी से जादूगरनी की गुफा में घुसकर परी का जादुई छड़ी ढूंढती है। बहुत ढूंढने के बाद उसको परी की जादुई छड़ी मिल जाती है। फिर वो जल्दी से जादुई छड़ी लाकर परी को दे देती है। तब तक वहाँ जादूगरनी भी पहुँच जाती है। ये क्या, तुम आजाद कैसे हो गई? बस दुष्ट जादूगरनी, अब तेरा खेल खत्म, ये ले। परी अपनी जादुई छड़ी से उस दुष्ट जादूगरनी को नष्ट कर देती है। फिर सुहानी से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुहानी। अगर आज तुम समय पर नहीं आती और मेरी मदद नहीं करती तो वो जादूगरनी आज मुझे जान से मार डालती। कोई बात नहीं परी जी, ये तो बस मेरा फर्ज था। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। ठीक है सुहानी, जाओ, मैं तुम्हारा ये एहसान हमेशा याद रखूंगी। इतना कहकर परी उड़ जाती है। इधर सुहानी अपने मन में सोचती है, अरे परी तो चली गई, पर मैंने तो देखा है कि परी लोगों की मदद करती है, पर इन्होंने मेरी मदद नहीं की। अब मेरा कुछ नहीं हो सकता और मैं भी कितनी पागल हूँ। जरूरी थोड़ी है कि मैंने परी की मदद करी तो बदले में परी भी मेरी मदद करे। कोई बात नहीं, अब मुझे घर चलना चाहिए। इतना सोचकर सुहानी घर आ जाती है। अब बस 2 दिन ही बचे थे सुहानी की शादी में। उसके घर में जोरों शोरों से शादियों की तैयारियां चलने लगी। सुहानी अब भी उदास थी। तभी उसके दरवाजे पर खटखट हुई। मेहंदी ले लो, मेहंदी। ये सुनकर सुहानी और उसकी माँ रितु बाहर आती है। वो बूढ़ी औरत कहती है, लगता है घर में शादी है। बिटिया को मेहंदी लगाओ, बहुत सुंदर रचेगी। ले लो ना बहन जी, ज्यादा की नहीं है, बस 20 रुपए की है। माफ करना अम्मा, पर हम मेहंदी मंगा चुके हैं। अब हम इतनी सारी मेहंदी लेकर क्या करेंगे? एक की भी ले लो बहन जी, मेरी थोड़ी कमाई हो जाएगी। सुबह से मैंने कोई कमाई नहीं की। अम्मा, मेरे हाथों पर तो मेहंदी रचती ही नहीं है। कोई फायदा नहीं है मेहंदी खरीदने का। बेटी, मैं तुम्हें कोई ऐसी वैसी मेहंदी नहीं दे रही हूँ। ये मेहंदी सबसे हटकर है। मेरी बातों पर विश्वास कर कर देखो, मेरी मेहंदी का रंग तुम्हारे हाथों पर जरूर आएगा। ठीक है अम्मा, आप कहती हो तो दे दो। और ये लो, आप ये कुछ पैसे रख लो। जीती रहो बेटा। देखना, तुम्हारी मेहंदी इतनी अच्छी रचेगी कि सब तुम्हारे हाथ को देखते रह जाएंगे। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। सुहानी सिर्फ उस बूढ़ी औरत की मदद करना चाहती थी, इसलिए वो मेहंदी खरीद ली। शाम को शादी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं। सुहानी को मेहंदी लगाई जाती है, परंतु सुहानी को पता था कि उसके हाथों पर मेहंदी नहीं रचने वाली, और आखिर में वही हुआ जिसका उसे डर था। अगले दिन सुहानी की शादी थी। सुबह जब सुहानी सोकर उठी तो देखा कि उसके हाथों पर मेहंदी नहीं रची। ये देखकर सुहानी रोने लगती है। तभी उसकी माँ वहाँ आती है और सुहानी को चुप कराती है। चुप हो जा मेरी बच्ची। माँ देखो, मेरे हाथ पर मेहंदी नहीं रची। अब पता नहीं क्या होगा। शाम को जब लोग पूछेंगे कि मैंने मेहंदी क्यों नहीं लगाई तो मैं सबको क्या जवाब दूंगी। बस मेरी बच्ची चुप हो जा। मैं सोच रही थी कि जो मेहंदी बूढ़ी अम्मा देकर गई है, एक बार तुम वो लगा कर देखो। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि वो अम्मा खास तुम्हें मेहंदी देने ही आई थी। अरे माँ, मैंने तो बस उनसे इसलिए मेहंदी खरीद ली ताकि उनकी थोड़ी मदद हो जाए, पर आप कह रही हैं तो एक बार उनकी मेहंदी भी लगा कर देख लेती हूँ। मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। माँ, शाम को मेरी बारात आ जाएगी। अगर मेरी मेहंदी नहीं लगी तो मैं दुल्हन के रूप में वहाँ कैसे जाऊंगी? मेहंदी तो दुल्हन की शोभा होती है। सुहानी बूढ़ी अम्मा की दी हुई मेहंदी लगाती है। मेहंदी लगाने के थोड़ी देर बाद ही वो मेहंदी सुहानी के हाथों पर रचने लगती है, जिसे देखकर सुहानी और उसकी माँ चौंक जाते हैं। अरे माँ देखो, इस मेहंदी का रंग मेरे हाथों पर चढ़ रहा है। हाँ बेटा, मैं भी यही देख रही हूँ। सब ऊपर वाले की कृपा है। सुहानी की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब सुहानी बहुत खुश थी। सुहानी अपने कमरे में बैठकर अपने हाथों को निहार रही थी। तभी वहाँ हरियाली परी प्रकट होती है और कहती है, सुहानी। अरे परी जी, आप यहाँ? हाँ सुहानी,
तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी? मैं तुम्हें देखते ही तुम्हारी परेशानी समझ गई थी। मैं चाहती तो उस वक्त भी तुम्हारी मदद कर सकती थी, परंतु मैं तुम्हें थोड़ा परखना चाहती थी। तुम वाकई में बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुमने उस बूढ़ी अम्मा से ये सोचकर मेहंदी खरीदी कि ताकि उनका खर्चा निकल जाए। मुझे बहुत अच्छा लगा। असल में वो बूढ़ी अम्मा के रूप में मैं ही थी, और ये जो मेहंदी तुम्हारे हाथों पर लगी है, ये जादुई मेहंदी है। इस मेहंदी को लगाकर तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। इसे तुम मेरी तरफ से आशीर्वाद समझना, और ये मेहंदी कभी खत्म नहीं होगी। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। सुहानी अब बहुत खुश होती है। फिर वो अपनी मेहंदी से अपने लिए एक बहुत ही प्यारा सा लहंगा मांगती है, और उसके सामने बहुत ही सुंदर सा लहंगा प्रकट हो जाता है। ये देखकर तो सुहानी और भी ज्यादा खुश हो जाती है। अरे वाह, ये मेहंदी तो सचमुच जादुई है। अरे वाह, ये मेहंदी तो सचमुच में जादुई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हरियाली परी। सुहानी आवाज लगाकर अपनी माँ को बुलाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। ये सुनकर उसकी माँ रितु भी बहुत खुश होती है। शाम को सुहानी की बारात आ जाती है। सुहानी अपने जादुई मेहंदी से मांगे हुए लहंगे को पहनकर बहुत ही अच्छे से तैयार होती है। सुहानी के हाथों में इतनी अच्छी मेहंदी रचा देख उसके साथ की सहेलियां सुहानी से जलने लगती है, परंतु सुहानी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुहानी को देखकर उसके ससुराल वाले सुहानी की बहुत तारीफ करते हैं, और इस तरह सुहानी की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। सुहानी खुशी खुशी अपनी माँ से विदा लेकर अपने ससुराल पहुँच जाती है। अपने ससुराल में सुहानी को जिस भी चीज की कमी होती थी तो वो जादुई मेहंदी से मांग लिया करती थी और सबको खुश रखती थी। मीरा बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी। वो पढ़ लिख कर अपने माँ बाबा का नाम रोशन करना चाहती थी। मीरा के पिता जयप्रकाश जमींदार के खेतों में काम किया करते थे और उन्हीं से उनके घर का गुजारा चलता था। एक बार मीना के पिता जयप्रकाश खेतों में काम कर रहे थे, तभी अचानक एक जहरीले सांप ने उन्हें डस लिया और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। पिता के गुजर जाने के बाद मीरा और उसकी माँ सरिता के ऊपर मानो गमों का पहाड़ ही टूट पड़ा। माँ, मामा हमें छोड़कर चले गए, अब हम उनके बिना कैसे जिएंगे? बेटी रो मत, हम उनकी यादों के सहारे जी लेंगे। बस तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। ये कहते हुए सरिता ने रोते हुए मीरा को गले से लगा लिया। धीरे धीरे घर का राशन खत्म होने लगा और उनके घर की हालत बिगड़ने लगी। मीरा की माँ सरिता ने घर की बिगड़ती परिस्थिति देख गांव में ही एक सेठानी कल्याणी के यहाँ साफ सफाई का काम करने लगी। वहीं मीरा मन लगाकर अपनी पढ़ाई करने लगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन अचानक सरिता का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और वो बीमार रहने लगी। सरिता बड़ी मुश्किल से काम पर जाने के लिए तैयार हुई। भगवान जी, मुझे हिम्मत दो, मुझे अपनी बेटी के लिए खड़ा होना है। अगर मैं बिस्तर में पड़ गई तो घर का खर्चा कैसे चलेगा और मैं अपनी बेटी को कैसे पढ़ाऊंगी? अपनी माँ की बिगड़ती हालत देखकर मीरा बोली, माँ आप आराम कीजिए, आपको काम पर जाने की जरूरत नहीं, आपके बदले मैं काम पर जाया करूँगी। बेटी तुम काम करने कैसे जाओगी? तुम्हें सुबह सवेरे स्कूल भी तो जाना होता है। उसकी चिंता आप मत करो माँ, मैं सुबह जल्दी उठकर सेठानी के घर का सारा काम खत्म करके वहीं से सीधे स्कूल चली जाऊंगी। बस आप अपना ध्यान रखना। इतना कहकर मीरा सेठानी के घर काम करने चली गई। वहाँ पहुँचने के बाद मीरा को देख सेठानी कल्याणी ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? जी मैं मीरा हूँ, मेरी माँ सरिता आपके यहाँ काम करने आती है ना, अब से मैं अपनी माँ की जगह यहाँ पर काम करूँगी क्योंकि मेरी माँ बीमार है। अच्छा, तो तुम सरिता की बेटी हो, सारा काम अच्छे से करना। मुझे साफ सफाई बहुत ही ज्यादा पसंद है, समझ आ गई मेरी बात? सेठानी कल्याणी मीरा को ये सब बोल ही रही थी कि तभी कल्याणी की बेटी जानवी वहाँ आई और मीरा को देखकर हैरानी से बोली, मॉम ये लड़की यहाँ क्या कर रही है?
बेटी, ये काम वाली की बेटी है। इसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अब से ये हमारे घर पर काम करेगी। तो मीरा को जानती हो क्या? हाँ मॉम, ये मेरी ही क्लास में पढ़ती है और पढ़ाई में बहुत होशियार है। क्लास में हमेशा फर्स्ट आती है। टीचर भी इसकी बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें मीरा से कुछ सीखना चाहिए। देखो, पढ़ाई के साथ साथ कितनी मेहनती भी है। अपनी माँ की ये बात सुन जानवी गुस्से से अपने कमरे में चली गई। वहीं दूसरी ओर मीरा घर की साफ सफाई में जुट गई। काम खत्म कर मीरा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए जब स्कूल पहुंची, कक्षा में पहुंचते ही जानवी अपनी सहेलियों के साथ मीरा का मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे देखो देखो, काम वाली आ रही है। सुनो मीरा, मेरे डेस्क पर बहुत गंदगी जमी है, जरा यहाँ आकर साफ कर देना। मॉम से कहकर मैं तुम्हें इसके भी पैसे दिला दूंगी। जानवी की बात सुनकर क्लास में मौजूद सभी लड़कियाँ मीरा पर हंसने लगी। मीरा उन सब बातों को अनसुना कर जैसे ही अपने डेस्क पर बैठने लगी, तभी जानवी बोली, अरे रुक, तू हमारे बराबर नहीं बैठ सकती। तेरी औकात जमीन पर बैठने की है, समझी? झाड़ू पोछा वाली, चल जमीन पर बैठ। ये ज्ञान का मंदिर है, जहाँ अमीर गरीब छूत अछूत सभी को एक ही छत के नीचे शिक्षा दी जाती है। चल चल, हमें मत सिखा ज्ञान की बातें। हम तुझे अपने साथ नहीं बैठने देंगे, समझी? जानवी और कक्षा की सभी अमीर लड़कियां मीरा को अपने साथ डेस्क पर बैठने नहीं देती। दुखी होकर मीरा जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फाइनल परीक्षा शुरू होने में 1 महीना बाकी था। मीरा काम करने के साथ साथ परीक्षा की तैयारी रात भर जागकर खूब मेहनत और लगन से करने लगी। वहीं दूसरी ओर कल्याणी ने जानवी से कहा, बेटा, तुम्हारे फाइनल एग्जाम शुरू होने वाले हैं। अगर तुम भी इस बार मीरा की तरह अच्छे नंबरों से पास हुई तो मैं तुम्हें आईफोन खरीद कर दूंगी। माँ की बात सुन जानवी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन मन ही मन मीरा का नाम सुनते ही जल उठी। इस मीरा के रहते मैं क्लास में कभी फर्स्ट नहीं आ सकती। अब टीचर के साथ साथ मॉम भी उस नौकरानी की तारीफ करने लगी। उसका कुछ करना पड़ेगा। देखती हूँ इस बार कैसे क्लास में फर्स्ट आती है। अगले दिन जब मीरा काम खत्म कर स्कूल जा रही थी, तभी रास्ते में जानवी ने अपनी कुछ सहेलियों के साथ मिलकर मीरा का रास्ता रोका। तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका है? जाने दो मुझे, स्कूल जाने में मुझे देरी हो रही है। अरे, तो स्कूल जाकर क्या करेगी? तेरे हाथों में झाड़ू पोछा ही अच्छा लगता है, किताबें नहीं। ये कहते हुए जानवी ने मीरा का स्कूल बैग छीनकर नदी में फेंक दिया। ये देख मीरा रोते हुए बोली, अरे ये क्या किया तुमने जानवी? अब मैं पढ़ाई कैसे करूँगी? फाइनल परीक्षा भी शुरू होने वाले हैं। तुम्हें पढ़ाई करनी है ना? जा नदी में जाकर अपना स्कूल बैग ले आ। बेचारी मीरा नदी में कूद गई, लेकिन उसे अपना स्कूल बैग कहीं नहीं मिला। ये देख जानवी अपनी सहेलियों के साथ मीरा पर हंसते हुए वहाँ से चली गई। वहीं मीरा रोते हुए नदी से बाहर आई और नदी किनारे बैठकर रोने लगी। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं नई किताबें और नया स्कूल बैग खरीद सकूं। अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? मेरा ये साल बर्बाद हो जाएगा। ये कहते हुए मीरा फूट फूट कर रोने लगी। तभी आसमान से सिंड्रेला परी गुजर रही थी। मीरा को रोते हुए देख सिंड्रेला परी बोली, अरे ये लड़की इस तरह रो क्यों रही है? मुझे चलकर पूछना चाहिए। ये कहते हुए सिंड्रेला परी मीरा के पास गई और उसके रोने का कारण पूछा। तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? बताओ मुझे, शायद तुम्हारी मैं कोई मदद कर सकूं। सिंड्रेला परी के पूछने पर मीरा रोते हुए सारी बात बताते हुए बोली, परी जी, बिना किताबों के अब मैं स्कूल पढ़ने कैसे जाऊंगी? फाइनल एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ये साल बर्बाद नहीं होने दूंगी। चलो मेरे साथ। इससे पहले कि मीरा कुछ समझ पाती, सिंड्रेला परी उसे बादलों की दुनिया में ले गई। मीरा हैरानी से यहाँ वहाँ देखने लगी। तुम इतनी हैरान मत हो, ये हमारी दुनिया है। आओ, तुम्हें मैं परीलोक की टीचरों से मिलवाती हूँ। वो सभी तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारी मदद करेगी। ये कहते हुए सिंड्रेला ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और पलक झपकते ही मीरा बादलों के बीचों बीच बनी परियों की क्लास में पहुंच गई। क्लास में ढेर सारी किताबें भी थी। ये देख मीरा खुशी से उछल पड़ी। इस तरह सभी परियां मिलकर मीरा को पढ़ाने लगी। फिर कुछ ही दिनों में फाइनल एग्जाम का दिन भी नजदीक आ गया। मीरा ने इस बार भी अच्छे नंबरों से पास होकर क्लास में फर्स्ट आई।
ये देखकर जानवी को बड़ी हैरानी हुई और वो बोली, अरे मीरा, बिना किताबों के तुम इतने अच्छे नंबरों से कैसे पास हो गई भला? क्योंकि मैं परियों की क्लास में पढ़ने जाती हूँ। परीलोक की परियां मुझे रोज पढ़ाती है। क्या कहा? परियों की क्लास? तभी कक्षा की सभी लड़कियां बोली, मीरा प्लीज हमें माफ कर दो, हमने जानवी की बातों में आकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। कोई बात नहीं, मैंने तुम सभी को माफ कर दिया। क्या हम भी तुम्हारे साथ परियों की क्लास में पढ़ने आ सकते हैं? हमें भी अच्छे नंबरों से पास होना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। कल से तुम सभी भी मेरे साथ बादलों में परियों की क्लास में पढ़ने चलना। ये सुनकर सभी लड़कियां बहुत खुश हुई। वहीं जानवी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भी मीरा से माफी मांगी। सब कुछ भुलाकर मीरा ने जानवी को माफ कर दिया और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गई। इस तरह अमीरी और गरीबी का भेदभाव भूलकर सभी लड़कियां एक साथ मिलकर परियों की क्लास में पढ़ने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और सभी के साथ प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर में निधि अपनी माँ के साथ रहा करती थी। निधि के पिता की मृत्यु कई वर्षों पहले हो गई थी, जिस कारण उसकी माँ लोगों के घरों में काम करके अपना और निधि का गुजारा किया करती थी। निधि अपनी माँ की परिस्थितियों को समझती थी, इसलिए वो कभी भी किसी भी चीज के लिए जिद नहीं करती थी। यहाँ तक कि स्कूल की छुट्टियाँ होने पर वो अपनी माँ की मदद भी कराया करती थी। निधि बेटा, मैं काम पर से आ गई हूँ, जल्दी से लकड़ियाँ चूल्हे में डाल दे, मैं खाना बना देती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है माँ। क्यों बेटा, आज तुझे भूख नहीं लगी क्या? भूख तो बहुत जोर से लगी है। तो फिर तू ऐसा क्यों कह रही है? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने खाना पहले ही बनाकर तैयार कर दिया है। आप हाथ मुंह धोकर आइए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। तूने अकेले चूल्हा जला लिया और खाना भी बना लिया? तू मजाक तो नहीं कर रही? मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं रोज आपके साथ बैठकर आपको खाना बनाते हुए देखती हूँ और देखते देखते मुझे सब कुछ आ गया है। इसलिए मैंने आपके लिए आज दाल चावल और आलू का भरता बनाया है। मैं जानती हूँ आप काम करके बहुत थक जाती हैं और फिर आपको घर आकर भी काम करना पड़ता है। इसलिए अब से मैं खाना बनाऊंगी और आप घर आने के बाद बस आराम करेंगी। अपनी बेटी की ये बात सुनकर शांति निधि को गले लगा लेती है। वो दिन इसी तरह गुजर जाता है। अगले दिन शांति काम के लिए निकल जाती है और निधि स्कूल चली जाती है। शांति अपने मालिक के घर में झाड़ू लगा रही होती है कि तभी उसकी नजर अपने मालिक के पैर के पास जाती है। वो देखती है कि उसके मालिक के पैर के पास एक बहुत ही जहरीला सांप है। यह देखकर शांति थोड़ा डर जाती है, परंतु फिर वो हिम्मत करती है और उस सांप को अपने हाथों से पकड़कर बहुत दूर फेंक देती है। परंतु ऐसा करने में उसे वो सांप काट लेता है और शांति वहीं बेहोश हो जाती है। शांति, शांति अपनी आंखें खोलो। हे भगवान, इसने मेरी मृत्यु अपने सर ले ली। इसकी रक्षा कीजिए, कृपया करके इसकी जान बचा लीजिए भगवान। इसके बाद राकेश शांति को अपनी गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, परंतु होने को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में ही शांति की मृत्यु हो जाती है। जब ये बात निधि को पता चलती है तो उसकी दुनिया ही उजड़ जाती है। आप लोग झूठ कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अगले महीने मेरा जन्मदिन है और माँ ने कहा था कि वो मेरे लिए एक सुंदर सी फ्रॉक लेकर आएंगी। माँ अपना वादा कभी नहीं तोड़ सकती। आप लोग मुझे बताइए, आपने मेरी माँ को कहाँ छुपा रखा है? जैसे तैसे करके लोग निधि को समझाते हैं और आखिरकार निधि ये बात स्वीकार कर ही लेती है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। यहाँ राकेश अपनी पत्नी मोनिका से कहता है, मोनिका, अब से निधि हमारे साथ रहेगी। परी के साथ वाला कमरा खाली पड़ा है, मैं उसे साफ करवा देता हूँ। अब से निधि उसी कमरे में रहेगी। ये आप कैसे बातें कर रहे हैं? एक नौकरानी की बेटी हमारे घर में क्यों रहेगी? तुम्हारी याददाश्त कमजोर है तो याद दिला देता हूँ। उस नौकरानी की वजह से ही आज तुम्हारा ये पति जिंदा है। अगर वो नौकरानी नहीं होती तो मैं कब का मर चुका होता। मैं उसका ये एहसान कभी नहीं चुका सकता। उसने मेरी जान बचाई है, इसलिए अब से निधि हमारे साथ इसी घर में रहेगी। मोनिका मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है।
राकेश की बेटी परी को भी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि अब एक नौकरानी की बेटी उनके घर में रहेगी। शांति के अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद राकेश निधि के घर जाता है और उससे बात करता है। बेटा, मैं जानता हूँ तुम पर दुखों का पहाड़ टूटा है, परंतु तुम खुद सोचो, अगर तुम इसी तरह दुखी रहोगी तो क्या तुम्हारी माँ को अच्छा लगेगा? तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी माँ तुम्हारे आसपास ही है और वो तुम्हें खुश देखना चाहती हैं। इसलिए तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम यहाँ अकेलेपन में रहोगी तो दुखी रहोगी। वहाँ पर तुम्हारे जितनी मेरी एक बेटी भी है और मेरी पत्नी भी है। वहाँ तुम्हें अच्छा महसूस होगा। ठीक है अंकल, मैं आपके साथ चलूंगी। इसके बाद राकेश निधि को अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले आता है। मोनिका और परी जब निधि को घर के अंदर आता देखती हैं, तो वो अपना मुंह बना लेती हैं। निधि ये देखती तो है, परंतु वो इस चीज पर ध्यान नहीं देती। इसके बाद राकेश निधि को उसका कमरा दिखा देता है। बेटा निधि, ये तुम्हारा कमरा है। अब से तुम यहाँ रहोगी। अभी तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, पर अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो यहाँ पर एक लैंडलाइन फोन रखा है, उससे मुझे कॉल मिला देना या फिर अपनी आंटी या परी को बोल देना। ऐसा कहकर राकेश ऑफिस चला जाता है। निधि अपने नए कमरे में अपनी माँ की तस्वीर लगाने लग जाती है। थोड़ी ही देर में निधि को प्यास लग जाती है, परंतु उसे ये पता नहीं होता कि पानी कहाँ रखा है। इसलिए वो परी के कमरे में जाती है और कहती है, परी, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, पर मुझे ये नहीं पता कि पानी कहाँ है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि पानी कहाँ है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? अभी के अभी मेरे कमरे से बाहर जा और मुझसे कुछ भी पूछने की, यहाँ तक कि बात करने की भी जरूरत नहीं है। मैं किसी नौकरानी की बेटी को अपनी दोस्त बनाना नहीं चाहती, समझी? निधि को कुछ समझ नहीं आता और वो परी के कमरे से बाहर आ जाती है। लगता है मुझे मोनिका आंटी के पास जाना चाहिए। अंकल ने कहा था कि अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो वो जरूर मदद करेंगी। ऐसा सोचकर निधि मोनिका के कमरे में जाती है। आंटी जी, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है और मुझे पता नहीं है कि पानी कहाँ रखा है। मैंने परी से पूछने की कोशिश की, परंतु उसने मेरी बात नहीं सुनी। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि पानी कहाँ है? हे भगवान, ना जाने राकेश का दिमाग किस दिशा में चल रहा है जो इस नौकरानी की बेटी को घर ले आए। सुन निधि, तेरा पानी तेरे कमरे में पहुंचा दिया जाएगा। हम सब जो पानी पीते हैं, तुम उस पानी को हाथ मत लगाना। और हाँ, इस घर के कुछ नियम हैं, मैं तुझे वो अच्छे से समझा देती हूँ, क्योंकि आखिरकार अब तुझे यही रहना है। ठीक है आंटी जी, बताइए, मैं सुन रही हूँ। सुबह 4 बजे उठकर तुझे नहा धोकर सबके लिए नाश्ता बनाना है और राकेश के लिए लंच भी पैक करना है। जब राकेश ऑफिस चले जाए, उसके बाद तुझे पूरे घर में झाड़ू पोछा करना है। बाकी दोपहर में तुझे तेरे कमरे में खाना मिल जाएगा, इसलिए रसोई के खाने को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। और एक पानी का मटका तेरे कमरे में रख दिया जाएगा। और हाँ, हो सके तो सफाई के अलावा किसी भी कारण से घर में कहीं भी घूमने की जरूरत नहीं है। ठीक है आंटी, मैं समझ गई। ऐसा कहकर निधि एक उदास मुस्कान के साथ अपने कमरे में चली जाती है। उसने सोचा था कि यहाँ आने के बाद उसे माँ का प्यार, बहन का साथ मिलेगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा था। परंतु फिर निधि इसे अपना भाग्य मान लेती है और मोनिका के कहे अनुसार सारा काम करने लग जाती है। अब वो सुबह सुबह नाश्ता बनाती, दिन में घर का झाड़ू पोछा करती और पूरे दिन किसी न किसी काम में लगी ही रहती। पूरे दिन उसे गिन चुनकर 2 वक्त का खाना मिलता था और वो भी सूखा और बासी। ऐसी ही एक दिन, निधि कहाँ हो तुम? जी आंटी, बोलिए। तुम तो बहुत तेज हो, नुकसान करके अपने कमरे में भाग गई और अब मासूम बनने का नाटक कर रही हो। मैं कुछ समझी नहीं आंटी, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं जानती हूँ, ये मेरा महंगा वाच जो मैंने ऑस्ट्रेलिया से खरीदा था, ये तुमने ही तोड़ा है। बाहर का तो कोई घर में आया नहीं और परी जानती है कि ये कितना महंगा है, इसलिए वो इसे तोड़ने की हिम्मत कर ही नहीं सकती। मतलब कि ये तुमने ही किया है। मैं सच कह रही हूँ आंटी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो अपने कमरे में थी। एक तो तुम गलती करती हो, उसके बाद गलती मानने से भी इनकार कर देती हो। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें आज से 3 दिन तक खाने का एक निवाला भी नहीं मिलेगा, समझ गई तुम? मोनिका जब ये सब कह रही होती है तो परी अपने कमरे में मन ही मन मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि आखिर वही थी जिसने वो वास तोड़ा था। अब आया ना मजा। इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशाने। मुझे मेरी गलती की सजा भी नहीं मिली और उस नौकरानी की बच्ची को भी अच्छा खासा सबक मिल गया।
बेचारी निधि को बिना गलती के ही सब कुछ सहना पड़ता है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन जब निधि घर की सफाई कर रही होती है, तभी परी मोनिका के पास आती है और कहती है, माँ, 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है। मैं चाहती हूँ कि इस बार आप मेरे लिए एक डिजाइनर फ्रॉक बनवाएं। लास्ट टाइम भी आपने मुझे कहा था कि आप मेरे लिए एक डिजाइनर फ्रॉक बनवाएंगी, पर घर में कंस्ट्रक्शन हो रही थी, इसलिए वो पॉसिबल नहीं हो पाया। पर इस बार मैं नहीं जानती, मुझे एक डिजाइनर फ्रॉक चाहिए, मतलब चाहिए। अरे बेटा, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे डिजाइनर फ्रॉक के लिए पहले से ही ऑर्डर दे दिया है। थैंक यू सो मच माँ। निधि जब परी और मोनिका की ये बात सुनती है, तभी उसे भी याद आता है कि 2 दिन बाद तो उसका भी जन्मदिन है। और निधि मन ही मन कहती है, 2 दिन बाद तो मेरा भी जन्मदिन है। माँ ने कहा था कि वो मेरे जन्मदिन पर मुझे एक सुंदर सी फ्रॉक ला कर देंगी। हे भगवान, तू हम गरीबों के साथ ही ऐसी नाइंसाफी क्यों करता है? आखिर क्यों तूने मेरी माँ को मुझसे दूर कर दिया? ये सब सोचकर निधि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। 2 दिन चुटकी बजाते ही बीत जाते हैं। परी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे घर को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया होता है। टेबल पर अलग अलग तरह के पकवान और परी के जन्मदिन के लिए एक बहुत ही बड़ा और सुंदर केक भी मंगवाया गया होता है। माँ, इस बार का केक तो पहले वाले बर्थडे से भी बड़ा है और इसमें तो इतनी प्यारी प्यारी तितलियाँ भी बनी है। थैंक यू सो मच माँ। मेरी एक ही तो बेटी है, अगर मैं उसके लिए ये नहीं करूँगी तो किसके लिए करूँगी? निधि अपने कमरे में बैठी ये सारी बातें सुन रही होती है, क्योंकि मोनिका ने निधि को अपने कमरे से बाहर निकलने के लिए मना किया था। पार्टी शुरू हो जाती है। निधि का मन नहीं मानता और वो अपने कमरे का दरवाजा खोलकर हल्के से झांकने की कोशिश करती है। वो देखती है कि पूरा घर बहुत ही सुंदर से सजा हुआ है और सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये देखकर उसका मन और उदास हो जाता है और वो वापस कमरे के अंदर आ जाती है और अपनी माँ की तस्वीर को हाथ में लेकर फूट फूट कर रोने लग जाती है। माँ, अगर आप आज यहाँ होती तो हम दोनों भी एक साथ जन्मदिन मनाते। आपके बिना मैं यहाँ बहुत अकेली पड़ गई हूँ माँ। मेरे आजू बाजू तो बहुत लोग हैं, परंतु इस भीड़ में भी मैं अकेली हूँ। आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई हो माँ? निधि ये सब कह रही होती है कि एक तेज रोशनी प्रकट होती है और निधि की माँ की आत्मा उसके सामने होती है। मैं जानती हूँ बेटा, तुम मेरे बिना कितनी अकेली हो गई हो, परंतु तुझे अपने लिए लड़ना सीखना होगा। इस दुनिया में अपनी जगह बनानी होगी। इस तरह आँखों में आंसू लिए रोने से कुछ नहीं होगा। और हाँ, मैं अपना वादा भूली नहीं हूँ। जेले, मैं तेरे लिए तेरे जन्मदिन पर ये फ्रॉक लेकर आई हूँ। माँ, ये फ्रॉक तो सच में बहुत सुंदर है। ये फ्रॉक केवल सुंदर नहीं है, बल्कि जादुई भी है। इस फ्रॉक के आगे तू हाथ जोड़कर जो भी प्रार्थना करेगी वो पूरी हो जाएगी। परंतु हाँ, जिस दिन तेरे मन में लालच आ गया, उस दिन ये फ्रॉक गायब हो जाएगी। अच्छा बेटा, अब मेरा समय पूरा हो गया है, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर निधि की माँ की आत्मा गायब हो जाती है, जिसके बाद निधि अपनी माँ की दी हुई फ्रॉक पहन लेती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। आपने मरने के बाद भी मेरी इच्छा पूरी की। शायद इसीलिए लोग माँ को भगवान का दर्जा देते हैं। इसके बाद निधि एक पत्र लिखती है। मुझे माफ करना राकेश अंकल, मैं आप लोगों को और परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। आप लोग मुझे ढूंढने का प्रयास मत कीजिएगा। मैं एक अच्छी जगह जा रही हूँ जहाँ मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। आपने मेरा बहुत साथ दिया, उसके लिए आपका और आपके पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। उस पत्र को लिखकर निधि अपने कमरे के बेड पर छोड़ देती है और खिड़की से कूदकर घर से बाहर निकल जाती है और फिर एक दूसरे शहर में चली जाती है। वहाँ पर निधि उस जादुई फ्रॉक से अपने लिए एक छोटा सा घर मांगती है और उस घर में वो उस जादुई फ्रॉक की मदद से हंसी खुशी रहने लग जाती है।